आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में और ऐसे कुछ रीजंस के बारे में जिनकी वजह से मेंडल का जो वर्क था फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। पाइसमस्टीरियम प्लांट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था, 3 स्टेप्स उसके हम लोगों ने किए थे। इस वीडियो में हम उन स्टेप्स से आगे किस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को कंडक्ट किया वो देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज की वीडियो का रहेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, What do you understand by monohybrid cross? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम लोग क्या समझ सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है the experimental cross carried out. Experimental cross carried out to understand the inheritance pattern of a single character at a time। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि एक समय पर एक सिंगल कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि ऑफस्प्रिंग्स की जनरेशन में कैसे इनहेरिट होता है। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर की ट्रांसमिशन के लिए जब कोई एक्सपेरिमेंटल क्रॉस कंडक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली जब मेंडल ने परफॉर्म किया तो सभी कैरेक्टर्स के ऊपर परफॉर्म किया गया और सभी से ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट जो उनको अवेलेबल हुए, जिसकी बेसिस पर मेंडल ने कुछ जनरलाइजेशंस जनरेट की। ठीक है, उन जनरलाइजेशंस की भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। ठीक है, सबसे पहले मेंडल ने किस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किया होगा वो पढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये होता क्या है। अब देखिए मेंडल का जो फर्स्ट स्टेप था उस प्रोसीजर का वो याद कीजिए क्या था? सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट। सबसे पहला स्टेप क्या था? सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन प्लांट्स फॉर देयर ट्रेट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लेकर के चलते हैं ऐसे पेरेंट्स को जो कि प्योर लाइन है फॉर देयर ट्रेट और कैरेक्टर हम ले लेते हैं हाइट ऑफ द प्लांट का। ठीक है, तो हाइट के अकॉर्डिंग 2 तरह के ट्रेट्स जो है वो पी प्लांट में देखने को मिले। एक जो टॉलनेस रिप्रेजेंट करता है, टॉलनेस, और दूसरा ड्वार्फनेस को। ठीक है, तो हमने यहां पर पेरेंट्स ले लिए क्या? प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। ठीक है, अभी हम इसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जैसा मेंडल ने परफॉर्म किया होगा। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसे ही उसको लेकर के चल रहे हैं, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। ठीक है, दूसरे स्टेप में मेंडल ने क्या किया? दूसरे स्टेप में जो सिलेक्टेड प्योर लाइन पेरेंट्स थे उनके बीच में क्या करवाई गई? क्रॉसिंग या क्रॉस ब्रीडिंग। तो हमने यहां पर लिख दिया क्या? क्रॉसिंग। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हमें क्या चीज अवेलेबल होती है? फिलियल फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में मेंडल को किस तरह के प्लांट्स अवेलेबल हुए? जब हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ में, तो F1 जनरेशन में मेंडल साहब को अवेलेबल हुए जो प्लांट्स वो सारे के सारे क्या थे? टॉल थे। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक है, क्या थे? सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। ठीक है, अब थर्ड स्टेप ऑफ द मेंडेलियन प्रोसीजर पर आ जाते हैं। तीसरे स्टेप में मेंडल साहब ने क्या किया था? तीसरे स्टेप में उन्होंने F1 ऑफस्प्रिंग्स में सेल्फिंग करवाई थी, यानी कि ऐसे प्लांट जो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए थे उन प्लांट्स में सेल्फ ब्रीडिंग को अलो किया। ठीक है, और सेल्फ ब्रीडिंग अलो करने के बाद में जब
थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस हुई यानी कि F3, ठीक है। थर्ड जनरेशन का मतलब फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन हो गई, सेकंड F2 जनरेशन, और थर्ड जनरेशन मतलब F2 फिलियल सेकंड जनरेशन या सेकंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। उसमें मेंडल जी को क्या देखने को मिला, दैट टू टाइप ऑफ प्लांट्स, मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले सेल्फिंग और फिर यहां पर लिख देते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में मेंडल साहब को क्या देखने को मिला था, टू टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दो तरह के प्लांट्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। इस तरह के टॉल भी हैं कुछ प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स क्या हैं, ड्वार्फ हैं, ठीक है। यानी कि जो पेरेंटल जनरेशन में दो ट्रेट हम लोगों ने या मेंडल साहब ने लेकर के जो चले थे, वैसे के वैसे दो ट्रेट्स वापस F2 जनरेशन में रीअपीयर हो गए हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रेशो में, एक टिपिकल रेशो के अंदर ऐसा हुआ, यानी कि टोटल प्लांट जो थे उसका जो रेशो था वो था 3:1, यानी कि टॉल प्लांट जो थे वो 3/4 की पार्ट में थे, और जो ड्वार्फ प्लांट थे वो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब 3/4 प्लांट जो जनरेट हुए थे F2 जनरेशन में वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 1/4 1/4 ऑफ द टोटल प्लांट जनरेटेड इन F2 जनरेशन रिप्रेजेंट्स और शो द ड्वार्फ कैरेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब मेंडल जी के दिमाग में क्या आ गया कि ये जो टॉल प्लांट है, ठीक है, जो टॉल प्लांट है ये यहां पर डेवलप हुआ, ये टॉल प्लांट इस टॉल प्लांट की तरह प्योर है, ठीक है, या फिर इस टॉल प्लांट की तरह का है, F1 जनरेशन के टॉल प्लांट की तरह का है। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, अगेन F2 जनरेशन में क्या करवाया, सेल्फिंग, ठीक है। क्या करवाई गई F2 जनरेशन के प्लांट्स में, दे आर अलाउड टू सेल्फ ब्रीड, ठीक है। और उससे क्या हुआ, फिर सीड जनरेट हुए, तो F3 जनरेशन आ गई, और F3 जनरेशन में जो रिजल्ट्स आए उसमें मेंडल ने क्या बोला कि आउट ऑफ दीज 3 प्लांट्स विच शो टॉल ट्रेट या ट्रेट ऑफ टॉलनेस, ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 प्लांट्स 1 प्लांट इज प्योर टॉल। इन 3 टॉल में से एक जो है, ठीक है, 1/3 जो प्लांट्स होंगे वो प्योर टॉल है, ठीक है। 2/3 जो प्लांट्स हैं वो हाइब्रिड टॉल हैं, हाइब्रिड टॉल, और रेस्ट पीछे बच गया क्या, एक ड्वार्फ। ऐसा इन्होंने क्यों बोला कि जो 3/4 प्लांट्स टॉल प्रोड्यूस हुए उनमें से 1/3 तो हैं प्योर टॉल और 2/3 हैं हाइब्रिड टॉल। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब सेल्फिंग करवाई गई तो 1/3 प्लांट्स ने सिर्फ टॉल प्लांट्स ही प्रोड्यूस किए, ठीक है। क्या किया, 1/3 टॉल प्लांट्स जो थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स को ही प्रोड्यूस किया, जबकि 2/3 प्लांट्स जो यहां प्रेजेंट थे, 2/3 टॉल प्लांट्स जो थे, उन्होंने अगेन क्या रेशियो डेवलप कर दी, 3:, यहां पर लिख देता हूं मैं 3:1, ठीक है। जो 2 टॉल्स थे उन्होंने वापस से 3:1 की रेशियो डेवलप कर दी, ठीक है। तो इससे मेंडल साहब ने क्या अंदाजा लगाया कि वो जो F2 जनरेशन में 3 टॉल 1 ड्वार्फ की जो रेशियो डेवलप हुई है वो वास्तव में फिनोटिपिकली तो ठीक है, फिनोटिपिकली मतलब एक्सटर्नली तो पता लग गया कि 3/4 3/4 ऑफ द प्लांट्स शो टॉलनेस एज देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर, whereas 1/4 ऑफ द प्लांट आर ड्वार्फ। ये तो फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक का मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजें, ठीक है। लेकिन जीनोटिपिक
लेवल पर, जीन्स के लेवल पर, ठीक है, डीएनए के लेवल पर वो जो प्लांट थे वो किस तरह के थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, सेल्फिंग करवाई थी F2 जनरेशन के प्लांट्स में। और सेल्फिंग के बाद में ये पता लगा कि जो 3/4 टॉल प्लांट्स थे उनमें से 1/3 जो है वो तो है प्योर टॉल और 2/3 जो है वो क्या है, हाइब्रिड टॉल। क्लियर है? और जो ड्वार्फ है वो अगेन सेम। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो रेशो यहां लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो, वो क्या लिखा जाएगा, देखिए कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, यानी कि फिनोटिपिक जो रेशो है F2 जनरेशन की वो क्या थी, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही प्लांट्स प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ये रेशो है 3:1 की रेशो है। मान लेते हैं कि अगर 100 प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर 100 भी प्लांट्स हैं तो 100 में से 75 प्लांट्स, 75 प्लांट्स पर टॉल एंड 25 प्लांट्स पर ड्वार्फ। इस 3:1 का मतलब है ये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, फिनोटिपिक रेशो तो हम लोगों ने बात कर ली, फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, जीनोटाइप, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए जो है वो किस टाइप का है। तो यहां पे क्या देखने में आया, जब उन्होंने सेल्फिंग अलो की किसमें, F2 जनरेशन प्लांट्स में, तो ये डिफरेंशिएट हो गए, क्या, 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 ड्वार्फ, और वो भी कैसा, प्योर। ठीक है, 1 प्योर ड्वार्फ। तो अल्टीमेटली रेशो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 3:1, और जीनोटिपिक रेशो हो गई 1:2:1। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरलाइजेशंस की, और सिंबलाइज भी कर देंगे साथ ही साथ। आई होप कि यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग जनरलाइज करते हैं इस चीज को, और फिर से एक बार लिख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्हीं पॉइंट्स को। यहां पर हम लोगों ने शुरू में लिया क्या, प्योर टॉल, और दूसरा था यहां प्योर ड्वार्फ। ठीक है, ये थे पेरेंट्स। ठीक है, अब मेंडल जी ने जो ऑब्जर्व की चीज वो क्या था कि F1 जनरेशन जो बन रही है, F1 जनरेशन is receiving character from this plant as well as from this plant। ठीक है, यानी कि यहां पर जो टॉल प्लांट बने हैं, ऑल टॉल प्लांट आफ्टर क्रॉसिंग के बाद में यहां पर जो टॉल प्लांट जनरेट हुए, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो जितने टॉल प्लांट बने वो सिर्फ इसी ने अपना कैरेक्टर प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, हुआ क्या होगा कि इन प्लांट्स ने सेम कैरेक्टर के लिए यहां से भी कुछ रिसीव किया होगा और यहां से भी कोई फैक्टर रिसीव किया होगा। हम जीन नहीं बोल सकते हैं अभी तक, क्योंकि मेंडल के टाइम जीन टर्म कॉइन नहीं की गई थी। ये जो फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, ठीक है, इनको उस समय नाम दिया जाता था मेंडेलियन फैक्टर्स। ठीक है, तो हम सीधा फैक्टर बोलेंगे यहां पर कि इस टॉल प्लांट ने कैरेक्टर ऑफ हाइट के लिए एक फैक्टर यहां से रिसीव किया होगा और एक फैक्टर यहां से रिसीव किया होगा। ठीक है, कम से कम एक फैक्टर तो रिसीव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज प्रेजेंट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज प्रेजेंट अ पेयर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ
पेयर्ड फैक्टर, फर्स्ट जनरलाइजेशन जो इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन थी मेंडल साहब की, वो क्या था? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। और वो हम यहां से समझ सकते हैं कि अगर F1 जनरेशन में जो प्लांट्स डेवलप हुए, उन्होंने प्योर टॉल से भी एक फैक्टर रिसीव किया होगा, प्योर ड्वार्फ से भी एक फैक्टर रिसीव किया होगा। इसका मतलब यहां पर उनके पास क्या है? एक कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर ऑफ हाइट के लिए दो फैक्टर्स आ गए, वन फ्रॉम प्योर टॉल एंड द अदर फ्रॉम प्योर ड्वार्फ। ठीक है, तो यहां इनके पास क्या है? दो फैक्टर है। अब हम इसको सिंबलाइज कर लेते हैं, फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? सिंबलाइज करके टॉलनेस के लिए हम लिख देते हैं यहां पर कैपिटल टी, ठीक है, और ड्वार्फनेस के लिए लिख देते हैं स्मॉल टी। ठीक है, तो इसने एक फैक्टर यहां से रिसीव किया, दूसरा फैक्टर यहां से रिसीव किया, यानी कि यहां हो गए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर ये बोलता है। लेकिन अब यहां पर भी इसको कंप्लीट कर देते हैं, चूंकि ये और ये सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये आगे अपने फैक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं और इस जनरेशन में नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? दो, तो यहां पर भी ऑब्वियसली क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर दो होंगे। तो हमने यहां पर भी दो दो सिंबल यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, और दोनों सेम क्यों रखे? क्योंकि हम क्या लेकर के चल रहे हैं? प्योर। ठीक है, हम चूंकि पेरेंट्स को प्योर लेकर के चल रहे हैं, तो उनके अंदर जो फैक्टर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं या फैक्टर जिनको हम सिंबलाइज कर रहे हैं, वो क्या होंगे? सेम होंगे। इस स्टेट को हम आज बोलते हैं होमोजाइगस स्टेट, होमोजाइगस स्टेट। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट पर आ जाते हैं। क्या हुआ कि क्रॉसिंग परफॉर्म करवाई गई। क्या करवाया गया? क्रॉसिंग परफॉर्म करवाई गई थी, और ऑर्गेनिज्म जो जनरेट हुए वो सारे के सारे क्या हो गए? टॉल इन F1 जनरेशन। ठीक है, लेकिन देखिए पेरेंट्स की तरफ से एक फैक्टर जो आ रहा था वो आ रहा था टॉलनेस के लिए, और जो दूसरा फैक्टर आ रहा था वो आ रहा था ड्वार्फनेस के लिए। यानी कि दो फैक्टर्स उसने रिसीव किए, एक टॉलनेस के लिए था, दूसरा ड्वार्फनेस के लिए था। लेकिन दोनों जब कंबाइन हुए तो सिर्फ एक फैक्टर ने अपना जो इंप्रेशन था वो प्लांट में शो किया, अपना जो ट्रेट था वो प्लांट में शो किया, और जो दूसरा फैक्टर था उसका ट्रेट शो नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ द टू फैक्टर्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, द वन फैक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इज कंसीडर्ड एज डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। दूसरी जनरलाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। आउट ऑफ द टू फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, द वन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज डोमिनेंट फैक्टर। और आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं द वन विच इज डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड सप्रेस का मतलब दबा देगा, दूसरे फैक्टर के इंप्रेशन को, इफेक्ट को शो नहीं होने देगा। तो यहां पर क्या हुआ? कैपिटल टी का जो असर था वो दिख रहा है, यहां सभी के सभी क्या थे? टॉल। तो यहां पर कैपिटल टी जो है वो क्या है? डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब मेंडल साहब ने क्या चीज देखी कि यहां पेयर्ड स्टेट में है फैक्टर, यहां पर भी पेयर्ड स्टेट में है फैक्टर, और अगर ये दोनों आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि अगर ये पेयर्ड स्टेट एज सच आगे चली जाएगी, तो यहां पर जो फैक्टर होंगे वो तो इस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि दो पेयर हो गए फैक्टर्स के इसमें फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और ये जो ऑर्गेनिज्म बना है ये भी क्या है? ये भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही है। इसका मतलब क्या है? बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन थी, यहां से नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन में आने से पहले ये जो फैक्टर्स पेयर्ड स्टेट में दिखा रखे हैं, ठीक है, ये जो फैक्टर आपको यहां मैं थोड़ा सा क्लीन करके दोबारा से बना देता हूं,
यहाँ पर ये जो फैक्टर हम लोगों ने कैपिटल टी करके ऐसे शो कर रखे हैं, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल द थर्ड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल, और मोर इंपोर्टेंटली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मींस सेपरेटिंग आउट. ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात, वही सेपरेशन हो रहा है किसका, पेयर्ड फॉर्म ऑफ द फैक्टर्स का सेपरेशन हो रहा है. ठीक है, ये तीन जनरलाइजेशंस जो थी या प्रिंसिपल्स जो थे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से डेवलप किए गए. कौन कौन से थे, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, और थर्ड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, एक बार हम इसको पूरे को अच्छे से लिख देते हैं, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है वो कैसे किया जाएगा वो देख लीजिए अब. ठीक है, हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में लेकर के वही चलना है, पेरेंट्स क्या लेकर के चलना है, प्योर टॉल. अब यहां पर हम इसको सिंबलाइज कर देते हैं कैपिटल टी से, और यहां पर है क्या, प्योर ड्वार्फ. यहां पर हम इनको सिंबलाइज कर देते हैं किससे, स्मॉल टी से. ठीक है, अब लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर फॉलो हो रहा है क्योंकि हर फैक्टर जो है वो क्या है, पेयर्ड स्टेट में है. ठीक है, अब चलते हैं थर्ड लॉ पर जंप करते हैं एक बार, सेकंड को यहां पर छोड़िए. थर्ड लॉ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, before moving to the next generation the paired form of the factors get separated from each other. यानी कि gametes बनाएंगे जी. ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ये प्रेडिक्शन थी किसकी, मियोसिस की. ठीक है, मियोसिस की प्रेडिक्शन थी जो मेंडल ने मियोसिस के डिस्कवरी से काफी पहले की थी. ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहां पर इनको भी सेपरेट कर लेंगे, स्मॉल टी ये गैमीट्स बन गए जी. अब क्या है, क्रॉसिंग. ठीक है, और क्रॉसिंग के बाद क्या होगा, F1 जनरेशन यानी कि फिलियल 1 जनरेशन. तो अब क्या है, क्या बोला गया कि एक फैक्टर यहां से रिसीव होगा, एक फैक्टर यहां से रिसीव होगा, दोनों पेरेंट्स कंबाइन जो है वो अपना अपना एक एक फैक्टर प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इन F1 जनरेशन एक कैपिटल टी आ गया, दूसरा आ गया स्मॉल टी. और चूंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होगा यहां पर, हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा कि प्योर टॉल, सॉरी ऑल प्लांट्स वर टॉल, तो यहां पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट कंसीडर किया जाएगा, और स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव कंसीडर किया जाता है. ये क्या है, ऑल टॉल प्लांट्स. इनको आप F1 हाइब्रिड्स भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, F1 हाइब्रिड्स. ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेल्फिंग का. तो सेल्फिंग में क्या होगा, ये दोनों फैक्टर, क्योंकि सेल्फिंग है, सेम ही प्लांट के अंदर सेल्फ ब्रीडिंग होनी है, उसमें क्या होगा, जो मेल पार्ट है उसके पास भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन है फैक्टर की, और फीमेल पार्ट है उसके पास भी ऐसी कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स की. तो गैमीट क्या बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी. ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ मेल पार्ट बना देगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो दो तरह के गैमेट्स बना देगा, फीमेल पार्ट. ठीक है, फिर ये जब कंबाइन करेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एज वेल एंड स्मॉल टी, अल्टीमेटली हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. इसका मतलब एक प्लांट हमारे पास अवेलेबल हुआ, ये दो प्लांट हमारे पास अवेलेबल हुए, ये और एक प्लांट फिर से स्मॉल टी अवेलेबल हुआ. ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए यहां पर आई थिंक ये चीज आपको
समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो जनरेशन थी ये क्या थी, F2 जनरेशन। अब आप बड़े आसानी से यहां से समझ सकते हैं कि जो 1/3 टोल मेंडल ने बोला 1/3 टोल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, वो प्योर थे। वो क्यों बोला है, क्योंकि ये होमोजाइगस स्टेट में, जो 2 थे वो क्या थे, हाइब्रिड क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस स्टेट में है, और जो ड्वार्फ था वो होमोजाइगस है, इसलिए उसने सारे के सारे ड्वार्फ प्लांट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम लोग जो 3 जनरलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ी, जो 3 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, उनकी स्टेटमेंट लिख देते हैं और इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर ईच कैरेक्टर an organism has a pair of factors। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है वो पेयर्ड फॉर्म में होगा। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस आउट ऑफ द two factors if they are dissimilar, अगर वो डिसिमिलर है यानी कि एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी, आउट ऑफ द 2 factors the one which is dominant expects itself or expects its effect and inhibit or suppress the effect of other factor। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हों। ठीक है, सेम होंगे तब तो इक्विवेलेंट है वो। ठीक है, अगर कैपिटल टी होगा तब तो दोनों इक्वल है, स्मॉल टी होगा दोनों इक्वल है। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आएंगे तब की बात है। ठीक है, और जो थर्ड है कंडीशन इसमें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू this factors present in paired form must separate from each other before moving to नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहा है पेयर फैक्टर का, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर ए कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म ए पेयर ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट। एक ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स अपने पास रखता है, वो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, वो दोनों डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे सिर्फ 2। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, और अकॉर्डिंग टू दिस आउट ऑफ द 2 डिसिमिलर फैक्टर्स, सिमिलर के केस में नहीं होगा, डिसिमिलर फैक्टर्स, आउट ऑफ द 2 डिसिमिलर फैक्टर द वन व्हिच इज डोमिनेंट एक्सप्रेस
its effect and suppress or inhibit the effect of the other factor। ठीक है, तो जिसका शो होगा वो डोमिनेंट, जिसका शो नहीं होने दिया गया वो होगा रिसेसिव। ठीक है, जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया और स्मॉल टी रिसेसिव हो गया। और थर्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन the factors which are present in paired form must get separated from each other, एक दूसरे से अलग होना जरूरी है before moving to the next generation। and this law, ये फर्स्ट लॉ माना जाता है हेरेडिटी का, इनहेरिटेंस का। ये लॉ जो है ये प्रिडिक्शन की, मियोसिस की। आई होप कि ये जो तीन प्रिंसिपल्स थे, सॉरी दो प्रिंसिपल और एक लॉ जो हम लोगों ने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फोर्थ जो प्रिंसिपल और सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर नहीं समझाया जा सकता है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस, और वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि जो चीजें आज बताई गई हैं वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स और सजेशंस, और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल और आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।